हाँ तो बच्चों, आज हम कुछ नीट के पीवाई का जेईई मेंस के पीवाई क्यू करेंगे फिजिक्स के, जो कि नीट में भी आ सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी लग सकते हैं, कई बार रिपीट भी हुए हैं अपने आप में, तो आ सकते हैं। कोई अच्छे न्यूमेरिकल कोई नीट का स्टूडेंट है, इस वीडियो को देखना चाहता है तो देख सकते हैं। 12th में जो तैयारी कर रहा है, 12th पढ़ रहा है, वो भी इसको देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी। इसने कहा है कि दो आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है ए एंड बी। आइडेंटिकल, इनकी रेडियस सेम है, आर रेडियस मान के, देयर सेंटर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। ये कहा है ये दोनों के डिस्टेंस से सेपरेट पर रखे गए हैं। चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज क्यू। इसने कहा हर स्फीयर पे चार्ज क्यू है। चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज क्यू। तो अब आगे देखिए, फोर्स ऑफ रिपल्सन। सेम चार्ज है, सेम चार्ज होते हैं तो रिपेल करता है, तो इसने ये फोर्स ऑफ रिपल्सन दे रखा है, यहाँ पर एफ है, एफ फोर्स ऑफ रिपल्सन दे रखा। अब इसने कहा ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, अनचार्ज्ड बोला इसने ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्रोट इन कॉन्टैक्ट विद स्फीयर ए एंड बी। इसने कहा कि कोई एक है अनचार्ज स्फीयर है सी, वो ए के कॉन्टैक्ट में भी लाया, बी के कॉन्टैक्ट में भी लाया, तो रेडियस ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल। इनकी रेडियस नेग्लिजिबल कर दो, नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि बहुत दूर दूर रखे हैं। तो अब इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करना क्या है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ये देखो बच्चों। इसमें हुआ है, इस कॉन्टैक्ट में है कंडक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज कंडक्शन, कंडक्टर्स हैं तो कंडक्शन चार्ज में ये न्यूट्रल एटम है, अनचार्ज है, न्यूट्रल है, मतलब कि तो इसके कांटेक्ट में है तो कुछ इसके कांटेक्ट में आने से भी इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो वो डेवलप चार्ज कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि इनवेरिएंट होता है, क्वांटाइज्ड होता है कंडक्शन, तो यहाँ पर कंडक्शन का प्रयोग हुआ है। तो कंडक्शन में कैसे निकालते हैं, लाइक इसके ऊपर पहले जीरो चार्ज था, न्यूट्रल था, अब इसके ऊपर कॉन्टैक्ट में आने से इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा, एक तरीके से चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि कैसे निकालते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है, मान लो कोई स्फीयर है चार्ज दूसरे का है, तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप चार्ज निकालना, तो क्यू डैश से हम वो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो पहले तो जिस कंडक्टर या जिस स्फीयर की चार्ज निकालने हैं उसकी रेडियस, फिर दोनों की रेडियस आर प्लस आर, टोटल रेडियस दोनों की रेडियस, प्लस दोनों के ऊपर चार्ज कितना था और कितना नहीं है, Q1 प्लस पहले कितना था, तो इसके ऊपर चार्ज जीरो, तो इसके ऊपर पहले ए में आने से निकालते देखो Q1 डैश कितना होगा, Q डैश कितना होगा, तो इसकी रेडियस आर थी, इसकी रेडियस भी रेडियस नहीं जो आर मान लेते हैं अपन, आर प्लस आर 2R, और फिर टोटल चार्ज इसके ऊपर Q था और इसके ऊपर जीरो चार्ज, तो Q1 डैश कितना हो गया, Q1 डैश हो गया R अपॉन 2R और Q, तो Q1 डैश हो गया 1/2, Q/2, सॉरी 1/2 नहीं, Q/2, तो यहाँ पर Q1 डैश हो गया 1/2। अब दो चार्ज सेम रेडियस के आपस में कॉन्टैक्ट आते हैं, अनचार्ज है, थोड़ा सा भी चार्ज सेम रेडियस के है, तो उनके ऊपर इक्वल चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होता है। इक्वल चार्ज अगर सेम रेडियस के हैं तो देख, क्योंकि एक इसके ऊपर भी Q/2, इसके ऊपर भी Q/2, अभी हमने इसके ऊपर निकाला, इसके ऊपर निकाल के देख लो, इसके ऊर फॉर्मूला दोनों की रेडियस आर प्लस आर, नीचे R/2, और इसके ऊपर क्या चार्ज, यही फॉर्मूला, यही सब इसके ऊपर आएगा, निकालने देख के देख लो, तो इसके ऊपर भी Q/2 आ जाएगा। इसने बोल दिया ए के कांटेक्ट में आने के बाद हमने चार्ज
निकाल लिया। अब इसने कहा ये फिर से बी के कॉन्टैक्ट में आएगा। बी के कॉन्टैक्ट में आने के बाद इसके ऊपर चार्ज निकाल दे, तो क्यू सी के ऊपर चार्ज निकाल ले, इसकी रेडियस। अब इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया है, अब इसके ऊपर ये चार्ज हो गया है, तो अब जब ये बी के कॉन्टैक्ट में आएगा तो इस चार्ज के साथ बी के कॉन्टैक्ट में आएगा ये, ना कि इस पहले ए के साथ कॉन्टैक्ट में आने के बाद चार्ज डेवलप हुआ, अब ये इस चार्ज के साथ बी के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा। तो अब निकालें कि रेडियस होगी आर प्लस आर अपॉन, क्योंकि इसकी रेडियस अपॉन में टोटल रेडियस, प्लस इन दोनों का चार्ज इंटू में इन दोनों का चार्ज, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, इसके ऊपर क्यू बाई टू चार्ज है। तो ये क्यू टू डैश, ये क्यू वन डैश, तो क्यू टू डैश नया चार्ज है इसलिए डैश लगा रहे हैं, तो क्यू वन और क्यू टू, क्यू जीरो चार्ज था, तो कितना हो गया आर अपॉन टू आर इंटू में ये कितना आएगा, इसका एलसीएम ले लो, नीचे टू क्यू प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा थ्री क्यू बाई टू, तो ये चार्ज हो जाएगा थ्री क्यू बाई टू, आर से आर कैंसिल। तो अब सी के ऊपर बी के साथ आने कॉन्टैक्ट में अब कितना चार्ज डेवलप हो गया, इसके हो गया थ्री क्यू बाई फोर, इसके चार्ज डेवलप हो गया थ्री क्यू बाई फोर। अब इसके थ्री क्यू बाई फोर चार्ज डेवलप हो गया है। इसमें चार्ज ऑफ कंडक्शन की प्रॉपर्टी का यूज हुआ इसके अंदर। अब इसने पूछा है ए एंड बी फोर्स पर a third identical uncharged conductor brought in contact A and B, radii of A and B negligible, so that calculating force between them they can be considered point charge। अब इसने पूछा इन दो अभी नए चार्ज डेवलप हुए ए सी ई, अब इनके ऊपर कितना ए और बी के सी दोनों को सी के साथ कांटेक्ट में लाने का कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्योंकि इनकी भी सेम रेडियस है, तो बी के ऊपर भी ये ए स्फेयर था, ये बी स्फेयर था, तो इसके ऊपर क्यूब बाई टू और इसके ऊपर थ्री क्यूब बाई टू, क्योंकि जैसे सी कांटेक्ट में आया आधा चार्ज इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जैसे ये थ्री क्यूब बाई फोर होगा, अब जैसे ही सी बी के साथ कांटेक्ट में आया तो दोनों के बीच में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो इसके पास बी के ऊपर थ्री क्यूब बाई फोर का चार्ज डेवलप हो गया। अब ए और बी के बीच में फोर्स निकालना, कितना फोर्स आया बाद में कांटेक्ट में लाने के बाद, तो अब निकाल लो। अब मान ली क्यू ए डैश के ऊपर हमारे पास आ गया क्यू बाई टू चार्ज, और क्यू बी डैश के ऊपर आ गया हमारे पास थ्री क्यू बाई फोर चार्ज। अगली स्लाइड में ये तो क्यों आया, क्योंकि इस अनचार्ज कंडक्टर को कांटेक्ट में ले गया तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्मूले से निकालने को बताया मैंने। किसी भी चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो तो जिस स्फीयर के ऊपर निकाल रहे हैं उसकी रेडियस अपॉन में दोनों स्फीयर्स की रेडियस इंटू में दोनों के ऊपर पहले चार्ज कितना था वो देख लो, तो निकल जाएगा। अगर इक्वल रेडियस है तो दोनों में इक्वल चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन, अगर अलग अलग रेडियस है तो इस फॉर्मूले से निकाल लो। हाँ ठीक है। तो अब पूछा है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन अब पूछो कितना हो गया, तो यहाँ पर देख लो पहले था, मान लो इनके ऊपर सेम चार्ज था, तो एफ इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, क्योंकि क्यू स्क्वेयर दोनों सेम चार्ज था, तो क्यू वन इंटू क्यू टू क्यू स्क्वेयर। तो अब यहाँ पर कितना हो गया के क्यू स्क्वेयर, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो अब यहाँ पर रख के देख लो, एफ इंटू क्यू वन क्यू ए डैश कितना है क्यू बाई टू का स्क्वेयर, क्यू बी डैश कितना है, नहीं स्क्वेयर नहीं आएगा, क्यू वन है क्यू बाई टू, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर क्यू वन है ये क्यू बाई टू, क्यू टू है थ्री क्यू बाई फोर, और आर है आर स्क्वेयर। इनके बीच की डिस्टेंस मान लो एक सेपरेट डिस्टेंस के ऊपर रखे हैं।
तो अब ये कितना आ गया आयरन के क्यू क्यू, तो के क्यू स्क्वायर बन जाएगा, और 3 तो है ही, और 3 और 4 4 दूनी 8 बन जाएगा, और नीचे आर स्क्वायर तो है। तो अब नीचे इसका चार्ज आ गया, वो आ गया 3/8 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब ये के क्यू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इनके पहले भी इनके बीच में फोर्स था, देखो ये रहा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो पहले भी इनके बीच में फोर्स था, तो ये नया फोर्स है कॉन्टैक्ट में लाने के बाद, तीसरे चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को कॉन्टैक्ट में लाने के बाद का जो फोर्स इनके ऊपर डेवलप हुआ है वो कितना हुआ है, वो हुआ है 3/8 एफ क्यों बोला, क्योंकि क्यू स्क्वायर इनके बीच में पहले भी फोर्स है इतना ही, तो इसको हम एफ लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 3f/8, 3f/8। तो ये है पहला क्वेश्चन। अब ये अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये काफ़ी बार नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ये इम्पोर्टेंट ये आ भी सकता है, और ठीक है तो इसको भी करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये द रेशियो ऑफ कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसने पूछी है रेशियो ऑफ कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स between an electron and a proton, separated by some distance। तो इसने क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में दे रखा है, इसने रेशियो दे रखी है कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशियो दे रखी है 2.4 × 10⁻⁻39। ये इसने रेशियो दे रखी है। तो अब इसने क्या पूछा था, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल के टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे कि हमें पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है K(Q1Q2)/r², और जो ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है उसका फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। तो इसने क्या कर रखा है, इसने Fe/Fg का रेशियो तो दे रखा है 2.4 × 10⁻⁻39। इसने K और G का रेशियो पूछा है, निकाल लेते हैं कैसे आएगा देखते हैं। तो यह आएगा Fe/Fg = K(Q1Q2/r²/Gm1m2/r²। ये दे रखा है इसने। तो r² से r², क्योंकि r के बारे में कोई कह नहीं रखा इसने, तो कांस्टेंट माने कांस्टेंट, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब Fe/Fg का रेशियो तो इसने दे रखा है ये इतना, तो 2.4 × 10⁻⁻39 ये इसका रेशियो है, = K/G। ये रेशियो पूछा है K/G, तो कैसे निकालेंगे, K/G को एज इट इज़ रख दिया क्योंकि इसका तो रेशियो निकालना ही है, इंटू में चार्ज। अब चार्ज और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे रखे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम्ब प्रोटॉन के ऊपर ये चार्ज होता है। अब यहाँ पर इनका मास कितना होता है इनका, 9.11 × 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का मास, इंटू 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम प्रोटॉन का मास। तो अपन ने यहाँ पर मास लिख लिया क्योंकि यहाँ पर मास लिखना था, ठीक है। अब निकाल लो, इसने आंसर पावर में पूछा तो सिर्फ पावर में ही सोल्व कर लो। एक बार इनको छोड़ दो, सिर्फ पावर सोल्व कर दो, तो ये है, एक बार इनको नंबर्स को छोड़ दो, पावर ही सोल्व कर लो। तो ये है 10⁻⁻39 = K/G इंटू 10⁻⁻19 × 10⁻⁻19। पावर ऐड हो जाएंगी, अगर मल्टीप्लाई तो 10⁻⁻38 डिवाइड बाई ये कितना बन जाएगा, ये पावर आपस में 10⁻⁻57 -57, तो 10⁻⁻39 = K/G
इंटू 10⁻38, और ये 57 ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी ऊपर जाने के बाद 57, यहाँ गया 57। तो अब आगे सोल्व करो, 10⁻39 इक्वल टू k/g इंटू, ये प्लस की हो जाएगी ऊपर जाने के बाद, तो -57 में से 38 घटा दो, 17 में से 8 गए 9, 27 13, ये 58 है, 58 आएगी यहाँ पर। 58 में ये 38 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे, तो ऊपर बच जाएगा 10⁻20। अब ये 10⁻20, जिसमें गड़बड़ है, इन्होंने प्रिंटिंग गड़बड़ कर रखी है शायद, यहाँ पर 10⁻, ये +39 था, हाँ +13, ये प्रिंट में गड़बड़ हुई है, सॉरी उसके लिए, बट ठीक है। हाँ ये 10⁻+39 था यहाँ पर, 10⁻+39। तो अब निकालो k/g का रेशियो, k/g आएगा 10⁻20 को उधर लेके जाओगे तो ये माइनस की हो जाएगी, ये प्लस का 39 इंटू 10⁻20, तो k/g का रेशियो आ गया 10⁻39 में से 20 गए तो 10⁻19, ये आंसर आ गया। चूँकि अब ये इसके आसपास का आंसर देखो कौन सा है, इसके आसपास का आंसर यहाँ पर 20 आएगा, सॉरी बेटा सॉरी, प्रिंटिंग में थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर 20 आएगा, तो ये आंसर आएगा इसका 10⁻20, ये इसका, क्योंकि इसके आगे क्योंकि हमने ये सोल्व नहीं किया तो इस थोड़ा सा एक पावर कम आई, सारा सोल्व करते तो इसका आंसर आता 10⁻20। हाँ सही है बेटा, ये इसका आंसर समझ में आया कैसे कि इनका रेशियो तो दे रखा था और अपने इनका रेशियो पूछा था, तो चार्ज की वैल्यू लिख रखी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस रखे हमने, फिर इनकी पावर को सोल्व किया तो अप्रोक्सीमेटली इसके नज़दीक आई वैल्यू, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछ दी इन्होंने, इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन पूछती ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। इसने दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एंड दे आर, और इनके बीच में इन्होंने डिस्टेंस दे रखी, दे आर 1.6 एंगस्ट्रोम, ये एंगस्ट्रोम है बेटा, इन्होंने इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस है 1.6 एंगस्ट्रोम दे रखी है। तो अब इनके बीच की एक्सेलरेशन पूछिए, तो हमें पता है बेटा, जैसे हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं, फोर्स होता है ma, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है Q1 Q2 अपॉन में r²। Q1 Q2 के चार्जेस हैं, चार्ज है किसके, इलेक्ट्रॉन का, और एक चार्ज है प्रोटॉन का, तो चार्जेस से प्रोटॉन रखने हैं, तो यहाँ पर से निकाल लेंगे। K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कि भाई 9.29 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर रखनी है, तो K की वैल्यू रख दें, यहाँ पर 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 चार्ज हमें पता है इनका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19
इलेक्ट्रॉन का और 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ प्रोटॉन का। वैसे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर माइनस आएगा, लेकिन माइनस इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम यहाँ पर चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसलिए चार्जेस को यहाँ पर प्लस में ही रखा है। ठीक है, अब एंगस्ट्रॉम को यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी 1.6 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको हम यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ मीटर होता है, इसलिए इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे आर स्क्वायर है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का स्क्वायर, और इसको मैं आर स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻, क्योंकि और नीचे मास है, क्योंकि इसका अपन ये पूरा फॉर्मूला लिखेंगे तो आर स्क्वायर नीचे आएगा मास के साथ। तो मास कितना दे रखा, मास यहाँ पर बोल रखा बेटा 9 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब इसको सोल्व कर लो, 1.6 से 1.6 कैंसिल, 1.6 से फिर 1.6 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। तो अब एक्सेलरेशन कितना आएगा ये, अभी सिर्फ पावर बची तो पावर बची, सिर्फ पावर बची तो देख लो ऊपर कितनी 10⁻⁻⁹, 19 10⁻⁻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 ⁻
10⁻31 और 10⁻9 इसको सोल्व करोगे तो आएगा बेटा 10⁻29 ऊपर बची बेटा 10⁻38 में से 9 घटाओगे माइनस करोगे तो आएगा 29। तो 10⁻29 क्योंकि माइनस पावर बढ़ी है, छोटी पावर प्लस की पावर कैंसिल हुई तो माइनस का बचा। नीचे कितना बचा? -10 -10 -31 -10 -10 तो ये हो गया -51 10⁻51। तो अब इसको सोल्व करोगे, इसके 10⁻21 51 को ऊपर ले जाओगे तो ये पावर प्लस की हो जाएगी। तो अब इसको सोल्व कर लो, 51 में से 29 घटा दो, कितना बचा? 11 में से 9 गए 2, 4 में से 2 गए 2, तो ये आ गई 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पूछिए, एक्सेलरेशन की यूनिट ये होती है, तो 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10⁻2 पर सेकंड ये ऑप्शन। वैसे तो आई थिंक ये दूसरा ऑप्शन था, ये आएगा 10⁻2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। ऐसे होगा तो सोचो। अब ये देखो बेटा, अब ये फिर वही कंडक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसमें इन्होंने दे रखी है नैनो कूलाम में और एक दे रखा है, इन्होंने दे रखा है नैनो कूलाम में वैल्यू और डिस्टेंस दे रखी है SI यूनिट मीटर में। तो इन नैनो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले बेटा। तो ये कैसे आएगा? ये देखो, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर, 2 आइडेंटिकल बोल दिया मतलब रेडियस सेम है। मान लो ये भी R रेडियस पे, एक ये भी R रेडियस का है। वॉल्यूम इनकी नेग्लिजिबल, वॉल्यूम नहीं मान ली। 2.1 नैनो कूलम चार्ज एंड -0, एक के ऊपर 2.1 नैनो कूलम चार्ज है, एक के ऊपर -0.1 नैनो कूलम चार्ज है रिस्पेक्टिवली। दे आर ब्रोट इनटू कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड बाय। इन्होंने कहा पहले इनको कॉन्टैक्ट में लेके आए, एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में लेके आए और बाद में सेपरेट कर दिया। पहले एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में लेके आए, बाद में इसको सेपरेट कर दिया 0.5 मीटर की डिस्टेंस से। 0.5 मीटर की डिस्टेंस, दोनों के ऊपर चार्ज, एक के ऊपर 2.1 नैनो कूलम, एक के ऊपर -0.9 नैनो कूलम। तो 0.5 मीटर की डिस्टेंस से इनको सेपरेट कर दिया। तो अब
सेपरेट टच में लाने के बाद, कॉन्टैक्ट में लाने के बाद सेपरेट कर दिया तो बाद में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मान ले पहले Q1 था ये, Q2 था ये, अब Q1 डैश और Q2 डैश निकाल लो, सेम डिस्टेंस की है। तो बताया वही कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते Q1 डैश, तो यहाँ पर निकालेंगे। Q1 डैश निकाले तो वही बताया था मैंने, दोनों के पहले जिसका, जैसे ये इसका निकालना है तो पहले इसकी रेडियस, मान लो इसकी रेडियस, फिर दोनों की रेडियस, क्योंकि रेडियस सेम है तो आर ही आर लिख रहे हैं अपन, आर प्लस आर, दोनों की रेडियस सेम है। इंटू में पहले इसका चार्ज, पहले चार्ज कितना था 2 पॉइंट प्लस का 2.1 नैनो कूलम, फिर इस प्लस में इसका दूसरे का चार्ज, उस फॉर्मूले से अगर दूसरा चार्ज निकालना है तो Q डैश इज इक्वल टू पहले वाले की रेडियस प्लस में टोटल रेडियस, ऊपर जिसके निकालना है उसकी रेडियस में टोटल रेडियस, पहले वाले का चार्ज कितना था प्लस में दूसरे वाले का चार्ज कितना था, इस फॉर्मूले से निकालते चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, कंडक्शन ऑफ चार्ज से आते हैं। तो प्लस में माइनस में 0.1 नैनो कूलम, क्योंकि दूसरे का था 0.1 नैनो कूलम। तो Q1 डैश नया चार्ज कितना आया था R अपन में 2R, इसको सोल्व करोगे तो प्लस का 2 नैनो कूलम, R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो Q1 डैश आ गया 1 नैनो कूलम, Q1 डैश आ गया 1 नैनो कूलम, ये आ गया 1 नैनो कूलम। Q2 डैश भी 1 नैनो कूलम ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि सेम रेडियस है तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ दोनों के अंदर। अगर नहीं है कि तो निकाल के देख लेते हैं इसके ऊपर चार्ज कैसे निकलते हैं। Q2 डैश जिसकी निकालनी है उसकी रेडियस, इसकी रेडियस R जिसकी निकालनी है, अपोन में टोटल रेडियस R प्लस R, अपोन में पहले कितना चार्ज था, मान ला इनका निकालना है तो इसका चार्ज पहले लिखेंगे प्लस में उसका 2.1 नैनो कूलम, तो Q2 डैश कितना आएगा R अपोन में 2R, और ये आएगा 2 नैनो कूलम, तो R से R 2 से कर तो आ गया 1 नैनो कूलम, तो आ गया। अब इसने पूछा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाले एक्टिंग बिटवीन द स्फीयर, कंडक्शन में आने डायरेक्ट इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बोला, इन्होंने पहले कॉन्टैक्ट में लाया, कॉन्टैक्ट ला के छोड़ दिया, क्योंकि कॉन्टैक्ट में आए तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा इन दोनों के बीच में, तो बाद में रिडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद का चार्ज के बाद फोर्स निकालना है, तो वो फोर्स पूछा इन्होंने। तो अब निकाल लो इन दोनों के, अब ये हमारे पास आ गया चार्ज, निकाल लो। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है। और इन्होंने बोल दिया कि K है ये, K की वैल्यू ये लेनी है अपने 1/4 गल दे रखी है, ये 1 इधर आएगा ये इधर आएगा, 1/K को 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है। ये थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक है बेटा, ठीक है। तो K की वैल्यू ले लें 9 × 10⁻⁹ इंटू पहले का चार्ज 1 नैनो कूलम है, 1 नैनो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि 1 नैनो कूलम में 1 नैनो में 10⁻⁹ नोट 6 -9, वो होता है क्या होता है मीटर में कन्वर्ट करने की, 1 नैनो में 10⁻⁹ मीटर होता है, तो वैसे ही 1 नैनो कूलम में 10⁻⁹ नैनो कूलम होंगे, 1 × 10⁻⁹ कूलम होंगे 1 नैनो कूलम में। तो निकाल लो इधर से 1 × 10⁻⁹ कूलम इंटू 1 × 10⁻⁹ कूलम डिवाइड बाई R स्क्वायर कितनी है 0.5 का स्क्वायर, का 0.5 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर हम 0.5 का स्क्वायर करेंगे, तो 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25, 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, तो अब यहाँ से निकाल लो, एक 10⁻⁹ से एक 10 कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 × 10⁻⁹ इंटू
अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा और नीचे रह जाएगा 25। अब सोल्व कर लो, 25 चौके 100, तो एफ ये आ गया 9 4 जा 36 इंटू 10⁻⁻⁹ तो ये आएगा 36 इंटू 10⁻⁻⁹ ये 36 इसका आंसर है। इसका आंसर है 36 बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन है ये भी नीट में आज का क्वेश्चन है, सारे नीट की PYQ करा रहा हूँ बेटा, तो देख लो। 2 positive ions each carrying a charge Q are separated by a distance D। इन्होंने कहा 2 पॉजिटिव आयन्स, मान ले एक आयन A है एक आयन B है, इनके ऊपर Q चार्ज है। Q अगर नहीं बोल रखा माइनस तो हम प्लस लेंगे, मान लो प्लस Q चार्ज है। ये दोनों D डिस्टेंस के ऊपर रखे हैं, डिस्टेंस D। इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि सेम चार्ज है, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो दोनों को फोर्स ऑफ रिपल्सन है। फोर्स ऑफ रिपेल बिटवीन द आयन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। क्योंकि आयन है तो अब इन्होंने नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन पूछ लिया, इलेक्ट्रॉन मीन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इन्होंने मिसिंग इलेक्ट्रॉन पूछ लिया। मिसिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो बेटा एक चार्ज की प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो वहाँ से एक फॉर्मूला आया था, क्या इक्वल टू प्लस माइनस एन। यहाँ पर एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने ये एन ही पूछ रखा है। अब ये एन कैसे निकालेंगे अपन, ऐसे तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमें पता है दो आयन दे रखा है, इनके ऊपर चार्ज दे रखा है, रिपल्सिव फोर्स एफ दे रखा है, तो हमें पता है यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होता है फिजिकल टू के Q1 Q2 उनमें आर स्क्वायर। जो सेम चार्ज हैं तो के Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, उनमें आर स्क्वायर, तो और ये हो जाए के Q स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, क्योंकि सेम चार्ज Q इंटू Q स्क्वायर। तो यहाँ पर Q की वैल्यू दे रखी है इन्होंने एन, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, तो यहीं से एन निकलेगा। एन यहाँ पर नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये Q की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या आएगी देखो, के Q की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, एन ई का स्क्वायर ई स्क्वायर में अपन में आर स्क्वायर। अब देखो ये आएगी के एन स्क्वायर, स्क्वायर को लेंगे ए स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर, तो हमें पता है क्या होता है 1/1। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से एन स्क्वायर निकालना है, तो एन स्क्वायर निकालना तो ये आर स्क्वायर उधर चल जाएगा, एफ के ऊपर एफ आर स्क्वायर, ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर में एन निकालना, तो एन स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर एफ आर स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, अंडर रूट लग गया, इधर आ गया एन। ये आ गई एन की वैल्यू, ये आ गई एन की वैल्यू, और ये के था ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पर के था ये यहाँ पर नीचे, या तो आंसर में ये दी होगी, ये वैल्यू दी होगी, या दूसरी वैल्यू के दी होगी। के की वैल्यू हमें पता है 1/4πε0 होती है, तो जैसे के की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, जैसे कि एफ आर स्क्वायर अपॉन में 1/4πε0 ई स्क्वायर,
जैसे तो ये ऊपर चल जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ, और यहाँ पर आर डिस्टेंस है तो यहाँ पर डिस्टेंस डी दे रखी है, तो अब यहाँ पर आर की जगह डी स्क्वेयर रख देंगे अपन में ई स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन। तो या तो ये होगी बेटा, या तो आंसर में ये दी रखी होगी या ये दी रखी होगी। यहाँ पर आर की जगह डिस्टेंस रख देना, अगर डिस्टेंस देख लेना, आर दी होती है आर रख देना, डी दी हुई तो डी रख देना। ठीक है बेटा, तो ये भी हो गया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है इन्होंने, अगला क्वेश्चन बोला था टू चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एम मास का, एक नेगेटिव चार्ज एम मास का, मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। इन्होंने बोला कि एक सर्कुलर पाथ, जैसे कि ये बना लो एक सर्कुलर पाथ, ये एक सर्कुलर पाथ बना लिया। ये हमने एक सर्कुलर पाथ बना लिया, सर्कुलर पाथ बना दिया। अब इसने क्या दे रखे है, एक है Q1 चार्ज एम मास का, एक है Q2 चार्ज एम मास का। इन्होंने दे रखा है ये आर रेडियस के सर्कल के ऊपर, आर रेडियस के सर्कल के ऊपर घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, और एक दूसरे से म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ म्यूचुअल, ये इसकी तरफ म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, ये इसकी तरफ लगा रहा है, क्योंकि एक सर्कुलर के ऊपर घूम रहे, सर्कुलर पाथ के ऊपर इसके टेंजेंट के अलोंग, तो ये एक दूसरे को नज़दीक रखना चाहेंगे। एक फोर्स इसमें से सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने लग जाएगा। यहाँ पर कोई अलग से सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक प्लस का चार्ज है और एक माइनस का चार्ज है, तो एक दोनों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक दोनों के पास आने के सेंटर की तरफ आ रहे हैं, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने लग जाएगा, और ये जो कि सेंटर की तरफ लगेगा, और इनको एक सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन कराएंगे। इसलिए एक सर्कुलर पाथ सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब ये दोनों कितनी डिस्टेंस के, रेडियस दे रखी है आर, ये डिस्टेंस नहीं है रेडियस है, जो डिस्टेंस होगी यहाँ की, यहाँ सर्कल की रेडियस हो, सर्कल की डिस्टेंस रेडियस सर्कल की आधी डिस्टेंस होगी, तो कंप्लीट डिस्टेंस होगी यहाँ पर 2r, आर प्लस आर, दो रेडियस, यहाँ तक की रेडियस और एक यहाँ तक की रेडियस, तो एक 2r डिस्टेंस के ऊपर रखे हैं। तो अभी यहाँ पर क्या पूछा था, स्पीड ऑफ चार्ज, इन्होंने स्पीड पूछ ली चार्ज की, तो ये कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इक्वल पुट कर दो, एफ सी इज इक्वल टू एफ ई। एफ ई एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा, एम वी स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी भी पढ़ रहे हैं, ये होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर, अपॉन में आर स्क्वेयर क्या है, इनके बीच की ये डिस्टेंस है। तो अब सोल्व कर लेंगे, यहाँ से इन्होंने स्पीड पूछी है, वी पूछी, तो एम वी स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू के, सेम चार्ज है अलग चार्ज नहीं है, क्यू क्यू है, तो यहाँ पर ये क्यू स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर, क्यू वन भी क्यू है, क्यू टू भी क्यू है, तो क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वेयर हो जाएगा। नीचे डिस्टेंस इनके बीच की रखिए 2r, तो 2r इनके बीच की हो जाएगी डिस्टेंस। अब निकाल ले, एम वी स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर
इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर बाई 4r स्क्वेयर। 4r स्क्वेयर से कैंस, सॉरी बेटा सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो होता है mv स्क्वेयर बाई आर, ना कि आर स्क्वेयर होता है। सेंट्रीपिटल स्क्वेयर mv स्क्वेयर बाई आर होता है, ना कि आर स्क्वेयर होता है। ये सॉरी बेटा, सेंट्रीपिटल स्क्वेयर फोर्स होता है वो आर mv स्क्वेयर बाई आर होता है, ना कि एम वी आर। तो अभी यहाँ से काट लो जो कट रहा है, आर से एक आर गया, यहाँ पर एक आर बच गया। अभी ये हम नीचे आ जाएगा। अभी ये यहाँ पर सोल्व कर ले, ये हम यहाँ पर आ जाएगा के क्यू स्क्वेयर बाई एम इंटू 4r। तो ओ इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। स्पीड निकालनी है तो वी आ जाएगा कितनी, अंडर रूट, यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। के क्यू स्क्वेयर बाई 4mr, ये इनके बीच ये स्पीड आ जाएगी इनकी, ये इनकी स्पीड आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे बेटा आज के। तो पी वाई क्यू थे, ये पी वाई क्यू है, ये भी पी वाई क्यू है, सारे पी वाई क्यू ही आए हुए। कोई जेई मेंस में आया, कोई नीट में आया, पी वाई क्यू है। अच्छे, अब अगर आपको और भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, ये टेलीग्राम चैनल है बेटा, आप इस पर अपलोड कर सकते हो अपने डाउट को। और अपलोड कर दोगे तो वहाँ से आपके डाउट कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करवा देंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट समझना हो, कोई भी डाउट 11th 12th बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स किसी का भी, तो आप इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसे सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो। और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और ज्वाइन कर लो, आपको आ जाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छे से कंसेप्ट का क्वेश्चन भी कंसेप्ट के साथ सोल्व करा दी जाएंगे, ठीक है। इसे सब्सक्राइब कर लो। आपको डाउट समझने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड 11th की 12th की, आप 11th में भी हो या 12th में या नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी, तो आपकी आ जाएंगे, ठीक है बेटा। गुड।